नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय सामाजिक विज्ञान, उसका भूगोल का पाठ 9 है, क्षेत्रीय अध्ययन। तो पाठ 8 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर मैं करवा चुकी हूँ और आज पाठ 9 जो है क्षेत्रीय अध्ययन, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल ही आसान भाषा में करवाऊंगी। और यह जो भूगोल है ना, सभी प्रकार के महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए है, महत्वपूर्ण है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए प्रश्नोत्तर की तरफ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है कि क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, द्वितीयक आंकड़ा, प्राथमिक आंकड़ा, तृतीयक आंकड़ा, चतुर्थक आंकड़ा। तो जब आप क्षेत्र में जाएंगे ना, तो जो आंकड़ा आप डाटा इकट्ठा करेंगे तो उसको कहा जाता है प्राथमिक आंकड़ा। प्रश्न संख्या 2 है, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है। अब क्षेत्रीय अध्ययन क्या है? एक मॉडल होता है ना, उसी को क्षेत्रीय अध्ययन कहा जाता है। बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरह। प्रश्न संख्या 1 है कि भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय अध्ययन के महत्व को स्पष्ट करें। तो क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी एक में नहीं, किसी में भी निवास करने वाले लोगों के जीवन पर स्थलाकृति, जलवायु, कृषि और उत्पादकता, औद्योगिक विकास, नगरीकरण इत्यादि का क्या है, स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। भूमि का कृषि के लिए उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो भूमि का यूज जो होता है ना, उपयोग, वह कृषि कार्यों के लिए वैसे क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पानी की समुचित व्यवस्था। कृषि करेंगे, खेती करेंगे, तो पानी का वहां पर होना बहुत जरूरी होता है और वहां की मिट्टी उपजाऊ होती है, तो वहीं पर वह उपयोग में अधिक लाया जाता है। प्रश्न संख्या 3, वायु प्रदूषण से किस प्रकार की हानि होती है? अब वायु के प्रदूषित होने से सबसे पहले क्या होता है, उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, सभी जानते हैं। पर वायु जब प्रदूषित होने लगती है ना, तो प्रदूषित होने की वजह से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, घटती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। और यही प्रदूषित वायु जो है, सांस द्वारा हम अपने फेफड़े में, हम जब सांस लेते हैं ना, तो वही प्रदूषित वायु को फेफड़े में प्रवेश करती है, वह प्रदूषित वायु, और कई बीमारियां उत्पन्न करती है। वायु प्रदूषित होने पर उसमें सीएफसी गैसों की अहम भूमिका होती है। सीएफसी गैस जो होता है ज्यादा उसमें हो जाते हैं, इसीलिए प्रदूषित हो जाती है। इस गैस के वजह से ओजोन परत का क्षय होने लगता है, जिससे वायुमंडल में क्या होती है, पराबैंगनी गैस की वृद्धि होने लगती है। अब वायु प्रदूषण के बाद जल प्रदूषण की बात हो रही है कि जल प्रदूषण से होने वाली हानि की चर्चा करें। अब जल भी प्रदूषित होते हैं, कैसे? तो जल जो है ना, हमारे जीवन का स्रोत है। जल के बिना अर्थात जल के बगैर जीवन की कल्पना ही व्यर्थ है। शायद इसीलिए कहा जाता है, लोग क्या कहते हैं कि जल ही जीवन है। और पृथ्वी की 23 भाग पर, माने पृथ्वी जो है ना, उसका 23% भाग पर जल है, लेकिन इसका कुछ जो है ना हम उपयोग में ले पाते हैं। कुछ ही भाग जो है, जल तो है लेकिन इसका कुछ ही भाग हम उपयोग में ले पाते हैं। जल का उपयोग हम अपनी प्यास बुझाने में, खाना पकाने में, नहाने में, कपड़ा धोने में, बहुत सारे दैनिक ऐसे कार्य है ना जिनमें जल का यूज हम लोग करते हैं। और जल के प्रदूषित हो जाने पर हम दूषित जल का उपयोग करते हैं। अगर स्वच्छ जल, शुद्ध जल नहीं मिले तो क्या करेंगे? जल प्रदूषित हो जाएगा तो दूषित जल का उपयोग करेंगे, कपड़ा धोने में, नहाने में, खाने में, जिस वजह से क्या होगी, हमें अनेक बीमारियों से ग्रसित होना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 5 है, वर्षा जल का संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? वर्षा जो होता है ना, उसके जल को इकट्ठा करने की बात की जा रही है, संग्रहण वही हुआ। तो वर्षा जल का संग्रहण विभिन्न विधियों से किया जाता है। नगरीय जनसंख्या को एक जगह व्यवस्थित कॉलोनी, बहुमंजिली इमारतें बनाकर उनके छतों पर जल संचय कर जल के द्वारा भूमिगत जल के पुनः भरण से सहायता मिलती है। इस प्रकार भी हम लोग करते हैं। और वर्षा जल को जमीन में गड्ढे बना करके, जमीन में क्या करते हैं, गड्ढे बना करके खोद देते हैं गड्ढे को, और गहराई तक, डीप तक, और जिसे चार्जिंग पिट कहते हैं।
भूमि जल के स्तर में सुधार किया जाता है। वर्षा जल को विभिन्न सरकारी कार्यालय के छतों के पानी को पाइप के द्वारा भूमि पर बनी टंकी से जोड़े जाने की योजना, जिसे वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, उस तरह की व्यवस्था को वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है, के द्वारा जल संग्रहण किया जा सकता है। अब क्षेत्रीय अध्ययन से क्या समझते हैं? चैप्टर का नाम भी यही। तो क्षेत्रीय अध्ययन क्या है? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जीवन पर स्थलाकृति, जलवायु, अफवाह, कृषि उत्पादकता, औद्योगिक विकास, नगरीकरण इत्यादि का मानवीय गतिविधियों तथा उनके रहन सहन के तरीके पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से रह रहे हैं, वो किस तरह से गतिविधि कर रहे हैं, तो उसी को ना हम क्षेत्रीय अध्ययन कहेंगे। क्षेत्रीय अध्ययन से क्या लाभ है, क्यों किया जाता है इसका अध्ययन? तो क्षेत्रीय अध्ययन जहां एक ओर समस्याओं के समन्वित समाधान के उपायों का पता चलता है कि भाई उस क्षेत्र विशेष में किस प्रकार की समस्या है, उसका पता चलता है उसके अध्ययन करने से, वहीं दूसरी ओर उस क्षेत्र विशेष का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन भी हो जाता है, यही लाभ मिलता है। प्रश्न संख्या 8 है कि क्षेत्र का चयन करते समय किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए? तो जब क्षेत्र का चयन करते हैं ना लोग, उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों को शामिल करना चाहिए कि सबसे पहले जरूरी मुद्दा क्या है, जैसे क्षेत्र के जल स्तर में गिरावट। अब एक क्षेत्र विशेष है, वहां जल स्तर की गिरावट, वाटर जो है ना उसका लेवल नीचे चला जाता है, तो वह मुद्दा जो है ना ज्वलंत है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। भूमि उपयोग, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बढ़ते हैं त्रिगुत्तरीय प्रश्न की तरफ, और कहा जा रहा है कि नीचे दी गई सारणी का अध्ययन कर, नीचे सारणी दिया गया है उसको पढ़ करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। नीचे कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, अब डाटा देख लेते हैं, सारणी देख लेते हैं कि प्रमुख और भू उपयोग। तो कहा जा रहा है कि उस भू उपयोग वर्ग का नाम लिखें जिसका क्षेत्रफल लगातार घट रहा है। अब सारणी को देखिए तो वन जो है ना इसका कितना है, 6215 है, फिर 5960 हुआ, फिर 5675 हुआ। इस प्रकार जब हम देखते हैं ना तो पता चलता है कि 1 इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसका जो है क्षेत्रफल लगातार घट रहा है। फसल क्षेत्र के लगातार बढ़ने का मुख्य कारण स्पष्ट करें। क्यों बढ़ रहा है फसल क्षेत्र? तो देश की जो जनसंख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, और देश की जनसंख्या लगातार बढ़ने के कारण खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो रही है। हम जो भोजन करते हैं उसकी समस्या उत्पन्न होती है, और खाद्यान्न की समस्या को दूर करने के लिए फसलों का अधिक उत्पादन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप फसल क्षेत्र में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यह भी प्रश्न सारणी से ही है, किस भू उपयोग वर्ग के अंतर्गत सबसे कम भू क्षेत्र का उपयोग हुआ है? तो तृण भूमि है ना, वहां सारणी में बताए थे, तो तृण भूमि जो है उसके अंतर्गत सबसे कम भू क्षेत्र का उपयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 2 है, क्षेत्र अध्ययन के लिए प्रश्नावली के विभिन्न विधियों की चर्चा करें। यह प्रश्नावली विधि है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षेत्र अध्ययन के लिए प्रश्नावली विधि जो है ना, इसके अंतर्गत लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी व्यक्ति से जो प्रश्न पूछा जाता है ना, वह प्रश्नावली विधि के अंतर्गत ही आते हैं, ऐसे समझ लीजिए। और पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति, वांछित आंकड़े की प्रकृति तथा वहां के लोगों की पृष्ठभूमि पर आधारित होती है। अब आप किस क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं, तो वहीं से आधारित आपको प्रश्न विधि के अंतर्गत प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, एसएससी के इंटरव्यू में। तो और पूछे जाने वाले प्रश्नों से कुछ प्रश्नों के जवाब हाँ या नहीं में दिए जा सकते हैं, इन्हें एक्सप्लेन करना होता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका इसमें में आप जवाब दे सकते हैं, और कुछ प्रश्न वैसे होते हैं जिनके 3-4 विकल्प होते हैं और उनमें से कोई एक विकल्प ही सही होता है। ऑप्शन वाले क्वेश्चंस, सर्वेक्षणकर्ता सर्वप्रथम किसी क्षेत्र की ज्वलंत समस्या का पता करते हैं।
जो सर्वेक्षण करता है, जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो पहले से ही आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या क्या हो गया कि वहां सबसे पहली समस्या क्या है उसका पता कर चुके होते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जब आप इंटरव्यू देने के लिए पहुंचते हैं तो उससे संबंधित, किससे संबंधित, ज्वलंत समस्या से संबंधित समस्याओं की एक प्रश्नावली तैयार कर लेते हैं पूर्व ही, आपके पहुंचने से पूर्व, कि आप किस क्षेत्र विशेष से हैं, वहां की ज्वलंत समस्या क्या है, उससे प्रश्नावली तैयार करके रख लेते हैं। जैसे अब वहां किसी भी प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन आप कर चुके हैं तो वहां से आपको प्रश्नावली विधि के द्वारा प्रश्न पूछ लेंगे। वायु प्रदूषण के बारे में हो गया, जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण के बारे में हो रहा है कि वायु प्रदूषण के 4 स्रोतों का वर्णन करें। वायुमंडल में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों के जमा होने से वायु की गुणवत्ता में क्षति होती है, सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, उसी को ना वायु प्रदूषण कहा जाता है। और वायु को प्रदूषित करने वाले सबसे प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा है। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह जब बढ़ जाता है तो वायु प्रदूषित हो जाते हैं। इसके बढ़ने से क्या होता है, वायुमंडल का तापमान, उसका टेम्परेचर जो होता है वह लगातार बढ़ते जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल को प्रदूषित करने के लिए उत्तरदायी है, जो मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली डिब्बाबंद बोतलों में पाई जाती है। या एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन प्रति वर्ष होता है। एक डाटा है जिसके अनुरूप यह बताया गया है। इसी प्रकार CO2 भी वायुमंडल को प्रदूषित करती है। कल कारखानों से उत्सर्जित गैसें, कल कारखाने जो हैं, बड़े बड़े कारखाने, उससे जो उत्सर्जित गैसें होती है वह भी वायुमंडल को प्रदूषित करती है। और खनन, सीमेंट आदि भारी उद्योगों से भारी मात्रा में क्या होता है, कणकीय प्रदूषक निकलते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषित होते हैं। तो मैंने वायु प्रदूषण के 4 स्रोतों का वर्णन कर दिया। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिया और इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग चैनल पे बने रहें। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।